हेलो एवरीवन। हम अपनी बुक BHDLA 137 जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, आज हम इसकी इकाई नंबर 9 करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कार्यालय लेखन, रिपोर्ट और कार्यव्रत। हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्यालय लेखन क्या होता है, मतलब ऑफिशियल राइटिंग क्या होती है, ये सब हम आज देखेंगे। कार्यालय में लेखन से संपन्न होने वाला कार्य, मतलब कार्यालय लेखन क्या होता है, जो कार्यालय में लेखन से संपन्न होने वाले कार्य को, काम को ही कार्यालय लेखन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कार्यालय में लिखित रूप में दर्ज किया जाने वाला कार्य कार्यालय लेखन कार्य कहलाता है। मतलब ऑफिस में जो भी रिटर्न फॉर्म में जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी काम करके रखा गया है वो सभी कार्यालय लेखन कहलाता है। प्रत्येक कार्यालय के संदर्भ में लेखन प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, जैसे डाक विभाग में लेखन प्रक्रिया भिन्न होगी और जीवन बीमा निगम में भिन्न होगी। मतलब कि यदि हम बात करते हैं अलग अलग विभाग की, तो जो पोस्ट ऑफिस होता है उसकी लैंग्वेज अलग होती है, और जो LIC डिपार्टमेंट होता है उसकी अलग होती है। मतलब जो लेखन प्रक्रिया होती है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट की जो लेखन प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। सभी प्रकार का पत्राचार, टिप्पण, आलेखन, संक्षेपण आदि कार्यालय लेखन की प्रक्रिया में ही आते हैं। मतलब ये सब इसके ही प्रकार हैं। कार्यालय लेखन के कौन कौन से? पत्राचार, टिप्पण, आलेखन, संक्षेपण, ये सभी किसके प्रकार हैं? ये सभी कार्यालय लेखन के ही प्रकार हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्यालय लेखन में भाषा का महत्व, कि हमारी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कार्यालय लेखन में। अब हम सभी इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्यालय लेखन में भाषा के महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। मतलब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से हम कार्यालय लेखन में अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। नंबर फर्स्ट इज, कार्यालय लेखन में भावों की नहीं अपितु तथ्यों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है। मतलब कि जब हम ऑफिशियल लेवल पे जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो हाँ, वहाँ पर इमोशंस नहीं देखे जाते हैं, बट वहाँ पर मतलब फैक्ट्स देखे जाते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तथ्य क्या है, टॉपिक क्या है, उसके ऊपर वहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। नंबर सेकंड इज, कार्यालयों में विविध कार्यों में काम आने वाली भाषा का स्वरूप अलग होने से उसके प्रयोग का स्वरूप निखर जाता है। मतलब कि जो हम भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जो हम भाषा यूज़ करते हैं, जब हम उसके रूप को चेंज कर देते हैं तो उसका प्रयोग का रूप होता है, मतलब हम उसको जिस रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने काम के रूप में, तो मतलब वो लैंग्वेज फिर उस टाइम पे निखर के आती है, उभर कर आती है। नंबर थर्ड इज, जिस विशिष्ट क्षेत्र में भाषा का प्रयोग बढ़ता जाता है उस क्षेत्र की वह विशिष्ट भाषा बन जाती है। मतलब कि जो कोई एरिया है, कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, उसमें हम अपनी लैंग्वेज के यूज़ को हम बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो लैंग्वेज होती है वो उस वाले एरिया की ही एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बन जाती है। नंबर फोर्थ इज, कार्यालय के प्रत्येक क्षेत्र की शब्दावली पृथक होती है जिसको रजिस्टर कहा जाता है। मतलब हर ऑफिस के लिए वहाँ की जो शब्दावली होती है, मतलब वो कैब होती है, वो अलग अलग होती है और जिसको रजिस्टर कहा जाता है। ये हम सारी ऑफिशियली बात कर रहे हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं हम, इसका एक पॉइंट और रहता है, अभी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं लैंग्वेज की हम इसमें। कार्यालय के जिस विभाग में कार्य कर रहे हो या कार्यरत हो उसकी विशिष्ट शब्दावली तत्सम संबंधी प्रयुक्ति पर पहले अधिकार कर लेना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमको वो कैब आनी चाहिए, और उससे संबंधी हमको तत्सम संबंधी मतलब हमको वहाँ के रूल्स पता होने चाहिए, हमको उस पर अपना अधिकार या हमको वो सब कुछ अच्छे से सीख लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कार्यालय लेखन के मुख्य प्रकार, कि जो कार्यालय लेखन है हमारा, जो हमारी ऑफिशियल राइटिंग है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। कार्यालय लेखन में पत्राचार, टिप्पण, आलेखन, संक्षेपण आदि समाहित है या फिर ऐड है। कार्यालय लेखन के कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पे हमने देखे।
पत्राचार, टिप्पण आलेखन, संक्षेपण आदि। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट की, जिसको कि हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। देखते हैं हम इसके बारे में। ये भी एक ऑफिशियल लेखन का है, मतलब कार्यालयीय लेखन का ही उदाहरण है। रिपोर्ट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मतलब जो एक रिपोर्ट शब्द है ये इंग्लिश का वर्ड है। यह एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। मतलब ये जो रिपोर्ट वर्ड है इसको हम ब्रॉडली यूज़ करते हैं। इसके मीनिंग को भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। मतलब कि कोई बात मतलब पास्ट की हो या हमारे प्रेजेंट की चल रही हो, कोई भी घटना हो, कोई भी टॉपिक हो, मतलब उसके हर कार्य को एक सीक्वेंस में बताना और शॉर्ट्स में बताना ही क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। यदि हम अदर्स वर्ड में देखें, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी मतलब रिटन फॉर्म या रिटन डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिटन डाटा जो हमको किसी भी घटना के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बता दे और वो भी संक्षिप्त रूप में, तो उसको हम प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। यह अति संक्षिप्त होती है किंतु काफ़ी सार गर्भित होती रचना होती है, मतलब कि छोटी होती है, शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको, बट इसके अंदर ये अपने अंदर बहुत सारा सार संचित करके रखती है। मतलब कि इसके अंदर बहुत ही डीपली बातें कही जाती है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना का या अन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल जाती है। मतलब उसको पढ़ के हम पूरी घटना के बारे में अच्छे से जान लेंगे। शॉर्ट में पढ़ते हैं हम, और उसके बाद भी हम उस सारी घटनाओं को अच्छे से जान लेते हैं। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। मतलब हमको पता चल जाता है कि कार्य की कंडीशन क्या है और क्या उसमें प्रोसेस चल रही है, हमको रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाता है। हम आगे देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिवेदन के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट इज व्यक्तिगत प्रतिवेदन, नंबर सेकंड इज संगठनात्मक प्रतिवेदन, नंबर थर्ड इज विवरणात्मक प्रतिवेदन। ये 3 टाइप है प्रतिवेदन के। अब हम इनको यहाँ पे थोड़ा डीपली से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज व्यक्तिगत प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के किसी संबंध में अथवा विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। मतलब कि ये हमारा पर्सनल होता है, हम इसको कभी भी लिख सकते हैं। यह प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है। यह प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम डेली रूटीन में हम डायरी लिख रहे हैं, मतलब वो भी हमारे व्यक्तिगत प्रतिवेदन का एक रूप है। और जी हमारा व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल रिपोर्ट होती है, ये कोई मतलब आदर्श रूप नहीं है, मतलब किसका? कार्यालय लेखन का। सेकंड हम बात करते हैं संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यह प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक भी हो सकता है। मतलब कि हमने ऊपर देखा वो तो था पर्सनल रिपोर्ट, जो कि आदर्श रूप नहीं है। बट हम देखते हैं सेकंड नंबर जो हमने देखा भी, संगठनात्मक प्रतिवेदन। ये किसी भी सभा, बैठक, संस्थान से रिलेटेड होता है, और जो मतलब मंथली, मतलब हाफ ईयरली हम इसको मतलब लिख सकते हैं। नंबर थर्ड इज विवरणात्मक प्रतिवेदन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ विवरण करेंगे। किसी कार्य, योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे किसी शिविर के आयोजन का, किसी संस्था की वार्षिक उपलब्धि का प्रतिवेदन। मतलब कि कोई शिविर हो रहा है, उसका आयोजन होना है, तो उसके लिए कोई वार्षिक उसका वो बना देते हैं उपलब्धि कि उसने क्या क्या अचीव किया। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का विवरण तैयार किया जाता है। प्रतिवेदक को यहाँ बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देना होता है। मतलब जो यहाँ पे प्रतिवेदक है, जो यहाँ पे प्रतिवेदन लिखने वाला है, उसको बहुत बड़ी ही ईमानदारी से
टॉपिक को बिल्कुल मतलब सजीव रूप देकर उसका विवरण करना होता है। आगे हम देखते हैं प्रतिवेदन की विशेषताएं, कि प्रतिवेदन की क्या क्या खासियत है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट इज, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं। ये तो हमने पहले ही बताया है कि हम इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही लिखेंगे, कम लिखेंगे बट अच्छा लिखेंगे। नंबर सेकंड इज, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, मतलब कि सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे कि किसके बाद क्या आना है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रतिवेदन लिखते टाइम। आगे देखते हैं हम नंबर थर्ड, प्रतिवेदन बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती हैं। ये तो आपको पहले बताया है कि ये एक अति संक्षेप मतलब लघु लिखे जाने वाली ये एक रिपोर्ट होती है। प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हो, उनको समझने में सिरदर्द न हो। मतलब प्रतिवेदन जो हम लिख रहे हैं, जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी होनी चाहिए। नंबर फिफ्थ इज, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं है। मतलब जो भी प्रतिवेदन हम लिखते हैं, जो रिपोर्ट होती है, वो बिल्कुल सच्ची कहानियों पर आधारित, मतलब सच्ची बातों का वो एक ब्यौरा होता है। उसमें हम कोई भी मतलब हम इमेजिनेशन या फिर इमोशंस डाल के हम उसको नहीं बता सकते। नंबर सिक्स्थ इज, इसमें घटना, समय आदि का तटस्थ एवं निष्पक्ष विवेचन होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट बताइए क्या क्या घटना हुई थी और किस टाइम पे हुई थी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बताना है। कुछ भी हम इसमें खुद से ऐड ऑन नहीं कर सकते। नंबर सेवन्थ इज, प्रतिवेदन विस्तृत होने की स्थिति में अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो थोड़ी लेंदी जा रही है, तो आप उसको पैरों में मतलब अनुच्छेदों में उसको डिवाइड करके बताइए। नंबर एट्थ इज, प्रत्येक प्रतिवेदन में उपयुक्त शीर्षक अवश्य होना चाहिए, जिससे वह विशेष उनका स्पष्ट हो जाए। मतलब कि टाइटल ज़रूर दीजिए, शीर्षक ज़रूर दीजिए अपने प्रतिवेदन को, कि मोटिव क्या है लिखने का, क्या इसका टाइटल है, किस टॉपिक पे लिखा जा रहा है। तो मतलब इस प्रकार हमने कार्यव्रत के हमने यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में देखा अच्छे से कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए, रिपोर्ट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। मांगे देखते हैं, एक कार्यव्रत टॉपिक होता है, एक देखते हैं क्या होता है। कार्यव्रत को मिनट्स भी कहा जाता है। कार्यव्रत चल रही मीटिंग के दौरान लिखा गया एक ब्यौरा होता है, जिसे प्रोटोकॉल या नोट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि यदि हम देखें तो कार्यव्रत जिसको मिनट्स कहते हैं, वो एक मीटिंग के दौरान है ना लिखा एक ब्यौरा लिखा जाता है, या उसको नोट भी कहा जाता है, इसको प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है उपलब्धियों और समय सीमा के साथ साथ कौन कौन से कार्य किसे सौंपे गए हैं, इसका हिसाब रखना होता है। मतलब क्या है कि वो एक यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन कौन सा आदमी क्या क्या काम करेगा और ये काम किसको सौंपा गया है, कौन इसका हिसाब करेगा, कौन क्या कार्य करेगा। मतलब इस बात की सारी जानकारी कार्यव्रत के अंतर्गत रखी जाती है। यदि हम देखते हैं कार्यव्रत और कार्यसूची में अंतर, एक हम अभी आगे कार्यसूची भी पढ़ेंगे। चलो मैं 1 मिनट में आपको पहले एक कार्यव्रत का एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है कार्यव्रत मिनट्स। बैठक की कार्रवाई, की गई कार्रवाई या प्रोसीजर में लिए गए निर्णय के आधार पर एक कार्यव्रत तैयार किया जाता है, जिसे बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों में परिचालित किया जाता है। लिए गए निर्णयों पर किसको कार्रवाई करनी है या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कार्यव्रत को बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है। मतलब इसको कौन जारी करता है, जो बैठक का अध्यक्ष होता है वो बोलता है सदस्य सचिव को कि क्या किसको क्या काम सौंपना है, ये चीज़ दिखाई जाती है। यह है कार्यव्रत का प्रारूप, जिसमें कि पहले दिनांक लिखी जाती है। दिनांक 1 को सुबह किस टाइम मीटिंग हुई ये लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे, स्थान नाम व स्थान लिखेंगे, फिर मतलब किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है वो लिखेंगे। आयोजित बैठक में की गई कार्रवाई तथा लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है। उसके बाद जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। मतलब इस प्रकार ये कार्यव्रत का हमारा क्या है, फॉर्मेट है।
इसके अलावा मैं हम यहाँ पे एक और देखते हैं जिसमें कि थोड़ा डीपली बता रखा है। ये हमारा कार्यव्रत का प्रारूप, जिसमें कि बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था उसका, वो तो सिर्फ ओनली ढांचा था, एक फॉर्मेट था। यहाँ पे लिख के बता रखा है कैसे क्या है। देखिए ये कार्यव्रत का प्रारूप, जिसमें पहले दिनांक लिखेंगे, किस टाइम हुई है, दोपहर को हुई है, फिर पद नाम लिखते हैं, फिर जगह का नाम लिखते हैं। बैठक में अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया। देखा पता रखा किन किन सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया है। ये 6 सदस्य इन्होंने यहाँ पे भाग लिया। उसके बाद बैठक में की गई कार्रवाई और लिए गए निर्णय का विवरण इस प्रकार है। मतलब उन्होंने बताया है कि किस प्रकार बैठक में कौन कौन से कार्य किए गए, क्या क्या निर्णय लिए गए, ये सब उन्होंने ऐसे पैरा में बता रखा है। और लास्ट में ऐसे लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे जो भी ये प्रतिवेदक है, लिखने वाला है, और सदस्य सचिव के यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। ये हमने देखा कार्यव्रत का प्रारूप। इससे पहले वाले देखते हैं अब हम भी कार्यव्रत और कार्यसूची में अंतर, कि दोनों में क्या अंतर होता है। जो कार्यव्रत होता है उसको हम मिनट्स कहते हैं। कार्यव्रत को बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं कार्यसूची की, एजेंडा की, तो कार्यसूची पर चर्चा सामान्यतः सदस्य सचिव द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं हम अभी बैठक की कार्रवाई। किसी भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय के विभाग, अनुभाग अथवा किसी समिति की बैठक के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट इज अध्यक्ष, नंबर सेकंड इज सदस्यगण, नंबर थर्ड इज सदस्य सचिव। 3 इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। नंबर फर्स्ट क्या है, अध्यक्ष। अध्यक्ष जो मतलब हेड होता है, सदस्यगण मेंबर्स, और सदस्य सचिव मेंबर हेड। हम बात करते हैं कार्यव्रत के लेखन की। कार्यव्रत को कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको अभी इसका बताया फॉर्मेट कैसे लिखना होता है, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली जान लेते हैं। कार्यव्रत लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, प्रत्येक विषय पर चर्चा के बाद यदि कोई निर्णय लिया गया हो तो उसका स्पष्ट आलेख होना चाहिए। मतलब मीटिंग हो चुकी है, जो भी डिसीजन लिया गया है उसको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके दिखा दीजिए अपने कार्यव्रत में, मिनट्स में। प्रत्येक विषय के सामने उस अधिकारी का नाम निर्देशित होना चाहिए जो आगे जिम्मेदार हैं और तत्सम संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। मतलब कि जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी कुछ उस पर काम करेगा, उसका नाम उस रिपोर्ट्स के आगे लिख देना चाहिए, कार्यव्रत के आगे लिख देना चाहिए। कार्यव्रत का वितरण, कार्यव्रत को कैसे उसको बांटना है, किस उसको देना है। कार्यव्रत की पर्याप्त संख्या में प्रतियां, टाइप या जीरोक्स, तो चाहे तो हम उसको टाइप कर सकते हैं या उसके जीरोक्स करा सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं, उपलब्ध करवाकर सभी सदस्यों में वितरित करवाना सदस्य सचिव का दायित्व है। मतलब जो मेंबर हेड है वो सबके पास जीरोक्स को भेज देगा, उसकी प्रति को, मतलब उसकी फोटोकॉपी सबको दे देगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर हेड की। कार्यालयों के प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को भी प्रतिया अध्यक्ष के आदेश से सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। मतलब जो भी हेड है किसी भी ऑफिस का, उसको भी हम हम उसकी फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं कि ये हमारा कार्यव्रत की ये हमारे कार्यव्रत का एक फ़ोटोकॉपी हम आपको दे रहे हैं, कैसे हमने क्या कुछ काम किया है ये सब दिखाने के लिए। देखते हैं कार्यव्रत की संपुष्टि। कार्यव्रत के प्रारंभ में पिछली बैठक के कार्यव्रत की संपुष्टि का उल्लेख अनिवार्य है कि लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था, क्या कुछ उसमें रहा था। मतलब सबसे पहले हमको यही बात हमको ऐड ऑन करनी होती है कार्यव्रत के अंतर्गत। प्रस्तुत कार्यव्रत की संपुष्टि आगामी बैठक में की जाएगी और उस बैठक के कार्यव्रत में इसका उल्लेख प्रारंभ में किया जाएगा। मतलब पिछली बैठक में क्या कंक्लूजन रहा था, क्या डिसीजन रहा था, क्या उसका रिजल्ट रहा था, आगे आने वाली बैठक में, आगे आने वाली मीटिंग में सबसे पहले लास्ट मीटिंग के बारे में बात की जाएगी। इस प्रकार कार्यालय में बैठक के कार्यव्रत का विशेष महत्व है, जिससे विविध प्रकार की गतिविधियां नियंत्रित व संचालित होती हैं। मतलब हमने इसमें ये देखा कि क्या क्या इसमें होता है कार्यव्रत के अंतर्गत। हमने इस चैप्टर में आज क्या क्या जाना है, एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं।
चैप्टर नंबर 9 था, जिसका क्या नाम था, कार्यालय लेखन, रिपोर्ट और कार्यव्रत। हमने इस पहले चैप्टर में हमने इन दो के बारे में पढ़ा है, रिपोर्ट और कार्यव्रत के बारे में। उससे पहले हमने देखा कि कार्यालय लेखन होता क्या है, उसको बाद हमने जाना कार्यालय लेखन में भाषा का क्या क्या महत्व होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कार्यालय लेखन के प्रकार क्या क्या होते हैं, हमने ये देखा था। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा रिपोर्ट या प्रतिवेदन। फिर हमने यहाँ पे प्रतिवेदन के प्रकार भी पढ़े। यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। इसके अलावा हमने आगे फिर हमने इनको सबको डीपली पढ़ा था, एक एक करके, व्यक्तिगत प्रतिवेदन को, संगठनात्मक प्रतिवेदन को, विवरणात्मक प्रतिवेदन को। उसके बाद हमने देखा प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हमने ये जाना था। उसके बाद हमने यहाँ पे कार्यव्रत को देखा था, फिर कि मिनट्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे कार्यव्रत कार्य सूची में हमने यहाँ पे डिफरेंस भी देख लिया था। उसके बाद हमने लास्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे कार्यव्रत लेखन प्रक्रिया की राइटिंग प्रोसेस क्या होती है इसकी, और इसका वितरण कैसे किया जाता है, और कार्यव्रत की संपुष्टि क्या होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कार्यव्रत के एग्जाम्पल्स देखे थे। कार्यव्रत का हमने यहाँ पे प्रारूप देखा था कि क्या कुछ प्रारूप होता है कार्यव्रत का, कैसे इसको लिखा जाता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, हमने ये सब जाना था। ये हमने इसका शॉर्ट्स में जाना था। इस सिर्फ इसका एक ढांचा है जिसमें ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा, उन्होंने बस यहाँ पे फॉर्मेट बता रखा है। इस प्रकार हमने इकाई नंबर 9 कंप्लीट कर ली है आज। थैंक यू एवरीवन।